नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज क्लास 35वीं है। 34वीं क्लास तक हमने जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव फंक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। ये जो है फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में ही है, ठीक है, उसका ही सब पार्ट है। तो उसको पढ़ रहे हैं कि कॉग्निटिव फंक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब जो है इसका मतलब ये है कि जब हमारा एटीट्यूड हमें ऐसी जानकारी को नज़रअंदाज करने में मदद करता है जो हमारी सोच और मान्यता के खिलाफ होती है, तो ये हमारे दिमाग की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का हिस्सा होता है। मतलब हो सकता है ना कि कोई ऐसी जो हमारे कुछ हम ऐसा सोचते हैं या हमारी कोई ऐसी मान्यता है तो उसके खिलाफ कोई बोल रहा है, ठीक है, तो आपका दिमाग जो है उसको ना मानने के लिए पहले से तैयार रहेगा। वो बोल देगा कि नहीं नहीं ये गलत है, हटाओ उसको। तो ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो एक मैकेनिज्म बना हुआ है आपके दिमाग में कि ये ऐसी ऐसी बातें होंगी, मेरी मान्यता है और मेरी सोच के अकॉर्डिंग बात नहीं चलेगी, तो मैं उसको सिरे से खारिज कर दूंगा। भले मुझे कोई तथ्य दिखा दे, कोई असली तथ्य दिखा दे कि देखो ये सही तथ्य है, तब भी आप नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं। इसको एक तरीके से कट्टर हो जाते हैं लोग। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इसके दो मतलब निकलेंगे कि आपकी सोच और मान्यता हो सकती है सही हो, सामने वाला गलत तरीके से पेश कर रहा हो तो आप कहेंगे नहीं नहीं हटो हटो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट इसमें देखे जाएंगे, ठीक है। तो दिमाग जो इसमें क्या होता है कि दिमाग खुद को ऐसे विचारों से बचा लेता है जो उसे कंफ्यूज या मेंटल डिस्कम्फर्ट में करता हो। मेंटली उसे डिस्कम्फर्ट कर दे। आप हो सकता है आराम से लेटे हुए आप किसी ख्यालों में डूबे हुए, चंदा मामा कर रहे हैं, कोई आएगा कहेगा कि चंदा मामा मामा नहीं है, वो धूल है, वो ग्रह, एक उपग्रह है और वो धूल है। तो कहेंगे कि वो बोलेगा कि नहीं 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 हम इस बात को मानेंगे। वो सबूत दिखाएगा सामने वाला, देखो देखो ये सबूत है, सैटेलाइट इमेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहेगा नहीं लेके जाओ अपना सैटेलाइट इमेज, हमको नहीं देखना है। वो अपना मगन है, खोया हुआ है चांद चांद चमकता हुआ देखने में। तो ये तथ्य मानने को तैयार नहीं है। कह तो वो भी रहा है ठीक है, लेकिन वो बात ठीक कह रहा है, लेकिन ये अपने आनंद में खोया हुआ है। लेकिन यही बात ये हो जाए कि कोई दूसरा रिवर्स करिए, यही व्यक्ति जो है जो आराम से बैठा हुआ है, अब वो कहे कि देखो ये जो है चंदा मामा है, ये कोई धूल उलकड़ नहीं है, तो जो वो डेटा दिखा रहा था अब वो डेटा वाला नहीं मानेगा, कहेगा कि नहीं 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 ये चांदा कोई मामा मामा नहीं है, ये देखो ये धूल है। तो उस पर अप्लाई करिए। अब वो डेटा जानता है, सब कुछ जानता है, तो उसकी विचार सोच बने हुए, तो कहे उसको खारिज कर, तो वो डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, तो कहेगा हटाओ हटाओ हटाओ, तुम अपना फालतू बात हटाओ। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है, ठीक है, कि एक सही बात बोल रहा है तो दूसरा मान नहीं रहा, और एक गलत बात बोल रहा है तो वो नहीं मान रहा है। इसका फेक न्यूज़ वगैरह में काफ़ी रोल है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए चुनावी पार्टी और कुछ समर्थक है ना, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पार्टी ए का कट्टर समर्थक है, कोई व्यक्ति है पार्टी का कोई कट्टर समर्थक है, तो उसका एटीट्यूड जो है पार्टी ए के लिए ईमानदार और देशभक्त है। मतलब उसका एटीट्यूड है कि जो पार्टी ए है वो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही देशभक्त है। तो अब क्या हो रहा है, लेकिन टीवी पर कोई खबर आती है कि पार्टी ए के नेता ने घोटाले किए हैं, उस पर आरोप है, ठीक है। तब ये जो पार्टी ए को जो बहुत आदर्श पहले से उसका एटीट्यूड बना हुआ है कि बहुत ईमानदार है, बहुत देशभक्त है, तो उसका मन क्या कहेगा कि ये तो विपक्ष की साजिश है, ये विपक्षों की साजिश है, ठीक है। तो और क्या कहेगा कि मीडिया भी झूठ बोल रही है, समझ में। तो उसका मैकेनिज्म, उसके कॉग्निटिव मैकेनिज्म पहले से तैयार रखा हुआ है ताकि उसको डिफेंस कर सके कि नहीं कि ये अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है, हमारे काम का नहीं है, ये सब फालतू है। तो क्यों ऐसा कर रहा है वो, क्योंकि उसका एटीट्यूड पहले से बना हुआ है और उस जानकारी को अनचाही मानकर रिजेक्ट कर देता है। तो क्या है, यही जो है कॉग्निटिव प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको कॉग्निटिव लेवल पे अनवांटेड इन्फॉर्मेशन से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है वो, क्योंकि वो मानता है कि ये अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, समझ में। फिर से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई कांग्रेस को मानने वाला हो सकता है, बीजेपी को मानने वाला हो सकता है, आम आदमी पार्टी को मानने वाला हो सकता है। तो अब ये कहे कि इन तीनों में से तीनों ने घोटाला किया हुआ है, ठीक है। तो अभी तीनों के समर्थक जो हैं ये बोलेंगे
कि नहीं 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 ये विपक्ष की साजिश है। अब तीनों में से तीनों तीनों एक दूसरे के विपक्ष बनेंगे तो कहेंगे कि हो सकता है कोई कि चौथा आगे विपक्ष जो है वो मेन पार्टी बनना चाहता हो तो वो साजिश रच रहा है। तो वो लोग कहेंगे कि ये गलत है, वो मीडिया को भी झुटलाएंगे, जो तथ्य है उसको भी झुटलाएंगे, वो मानेंगे नहीं, वो हर चीज़ से खारिज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से बना हुआ है ये सारी चीज़ें, एटीट्यूड उनका डेवलप है इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो यही है कॉग्निटिव प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। वो तैयार नहीं होगा इस चीज़ को मानने के लिए। समझ में आया? ये हो गया। तो हमारा एटीट्यूड हमारे विश्वास को बचाने के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को जो है घुसने ही नहीं देता दिमाग में, कि ये विरोधाभासी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। मेरा विजन क्लियर है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हम इनके समर्थक है तो बस हम इनके समर्थक रहेंगे, से दिमाग में बन जाता है उनके। ठीक है, तो इसे जो और इसको ना और नामों से भी बुलाते हैं, जैसे इसको बोला जाता है सेलेक्टिव परसेप्शन, कॉग्निटिव बायस, या फिर इसको कन्फर्मेशन बायस का मतलब ये भी बोला जाता है, इसको इस नामों से भी जानते हैं इसको। तो कॉग्निटिव प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड इंफॉर्मेशन समझ गए। पार्टी के समर्थक वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिए भी हुए हैं। तो अब फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में, तो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें ताकि और समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन में ही जा रहे हैं, वो तो उसको और एग्जांपल लेना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मानता है कि होम्योपैथी बेस्ट इलाज है, होम्योपैथी बेस्ट इलाज है। ठीक है, अब उसे कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट दिखाए कि इसमें साइंटिफिक आधार नहीं है एलोपैथी में, तो वो बोलेगा कि एलोपैथी वाले जो है दबा रहे हैं, मतलब होम्योपैथी को एलोपैथी वाले दबा रहे हैं, ये झूठ है। तो साइंटिफिक आधार दिखाएगा तो उसको भी नहीं मानेगा, कहेगा नहीं। तो उसका एटीट्यूड क्या है? उसे अनवांटेड जानकारी से प्रोटेक्शन दे रहा है। अब और एक एग्जांपल ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे प्रोटेक्शन ये क्या काम करता है आपका कॉग्निटिव लेवल पे, आपको अनवांटेड इन्फॉर्मेशन से कैसे प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए प्रशासन में अधिकारी रोज अधूरी जानकारी, दबाव, राजनीति और भावनात्मक अपील का सामना करता है। वो ना रो रो के अपील करता है, माई बाप है माई बाप, तो इमोशनल होके किसी का बलात्कार हुआ है, उसका घर वाले चित्कार रहे हैं वहाँ पे, और जानकारी बहुत सीमित है, और लोग पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, तो क्या होता है प्रशासनिक अधिकारी पे कि वो कॉग्निटिव फंक्शन से उन्हें बचाता है, इन सब चीज़ों से उनका कॉग्निटिव फंक्शन उनको बचाता है। क्या अधूरी जानकारी से, ये जो राजनीतिक दबाव होता है, इन सब चीज़ों से उसको बचाता है। मतलब कैसे बचाता है कि उसे बायस होने से बचाता है, पक्षपाती होने से बचाव करता है, कि कोई निर्णय जाति, धर्म या राजनीति से प्रभावित ना हो जाए, तथ्यों के आधार पर ही वो निर्णय ले। ठीक है, तो उससे हो जाता है। तो पॉलिसी इम्पैक्ट जो है, सोचने की क्षमता, नया कानून और योजना लाने से पहले यह देखना कि इसका समाज के कमज़ोर वर्गों पर क्या असर पड़ेगा, इसका हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, मैनिपुलेशन से बचाव करता है, जैसे नेता हो गया, मीडिया हो गया, या प्रेशर ग्रुप हो गया, कोई दबाव से बचकर एक न्यूट्रल निर्णय लेता है। होता है ना कि ये मीडिया और सब लोग बहुत दबाव बना देते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, जो ये दबाव डाले उन्हीं के पक्ष में जो है निर्णय दे दें, डिसीजन ले लें। नहीं, तो वो क्या करते हैं, डेटा, फैक्ट, ये सब पता करते हैं, उसके आधार पर वो निष्पक्ष रूप से फिर फैसला करते हैं, भावनात्मक रूप से बह नहीं जाते। तो इन सब चीज़ों से बचाता है आपको अनवांटेड कॉग्निटिव फंक्शन का जो है प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक और एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन में, कि मान लीजिए किसी इलाके में भीड़ हिंसा हुई है, मतलब एक मॉब ने जो है हिंसा मच की है, तो भावनाएं क्या कहेंगी कि तुरंत बल प्रयोग करो। अभी जो देश के अंदर चल रहा है, मान लीजिए कि बहुत जगह दंगे हो जाते हैं, तो दंगों की बात हो रही है कि तो भावनाएं क्या कहेंगी कि तुरंत बल का प्रयोग करो और मामला ख़त्म करो, ठीक करो। तो कॉग्निटिव फंक्शन क्या कहेगा आपके दिमाग का कि पहले स्थिति को समझो, भीड़ किसी वजह से जमा हुई है, नेताओं की भूमिका क्या है, मीडिया की भूमिका क्या है, फिर जो है एक अनुपातिक एक्शन लेना है, एक प्रोपोर्शनेट एक्शन लेना होगा।
और प्रोपोर्शनेट एक्शन का मतलब बीच का रास्ता निकालेंगे, पहले देखेंगे सारे पक्षों को, सब देखने के बाद एक निष्पक्ष रूप से एक डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये कॉग्निटिव फंक्शन बोलेगा आपका। क्योंकि इतने मीडिया प्रेशर ग्रुप लगाएंगे तो ये अनवांटेड इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है इनमें, तो इनको तो रिलाई नहीं करेंगे इस पर। हम अपने पर्सनल, हमारे पास खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग टीम है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, क्यों जाएंगे उन पर। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, हम अपने तरीके से पता करेंगे सर। तो रियल लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में क्या रोल प्ले कर सकता है ये अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। ये जैसे फेक न्यूज़ से हम बच सकते हैं, हेल्थ डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। को हो सकता है ना कोई बाबा टाइप का कोई आ जाए कहेगा ये चूरन लो और खा के एकदम ताकतवर बन जाओ, एकदम लोहे जैसा बन जाओ। तो आप जानते हैं कि लोहे जैसा कुछ बनना है नहीं, तो झूठ बोल रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचाएगा। फाइनेंशियल सेफ्टी में काफ़ी मदद करेगा। जैसे फर्जी कॉल, फ़ोन करते ही कहेगा कि आपकी लॉटरी लग गई है 50 करोड़ की, आप आइए और हवाई जहाज़ लेके जाइए। तो आप समझ जाएंगे कि हवाई जहाज़ तो लेने के देने हो जाएंगे और हवाई जहाज़ में बैठना छोड़ो, वो उल्टा सीधा हरकत हो जाएगा। तो फर्जी कॉल, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इन सब से बचाव हो जाएगा। केवल और केवल कॉग्निटिव फंक्शन का जो आपको अनवांटेड इन्फॉर्मेशन होता है ना, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आपके दिमाग का, वो काम करेगा ये सब। तो ये इसका निष्कर्ष क्या होगा इन सब पूरा का, कि जब हमारा एटीट्यूड हमारे विचारों को बचाने के लिए ऐसी जानकारियों को अस्वीकार कर देता है जो हमारी मान्यता के खिलाफ हो, तो इसे ही कॉग्निटिव फंक्शन का प्रोटेक्शन रोल कहा जाता है। यही है पूरा का पूरा निचोड़। इतना सारा एग्जाम्पल जो लिया गया, कोई पार्टी का समर्थक है तो उसके खिलाफ बोल दिया तो कहा नहीं 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 ये नहीं हो सकता। तो वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, उसका कॉग्निटिव प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक्टिव हो रहा है। कभी कभी अच्छे मामलों में हो जाता है, कभी कभी ख़राब मामलों में। अच्छे मामलों में क्या, जैसे फेक न्यूज़, हेल्थ डिसीजन, फाइनेंशियल सेफ्टी, एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन लेना हो तो ये अच्छे बातों में होगा। कभी कभी ख़राब मामलों में हो जाता है, आप मतलब डिसीजन तो ले लेता है। जैसे अंधभक्ति, अंधभक्ति क्या है, अंधभक्त वर्ड जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों बोला जाता है अंधभक्त? ये इसीलिए बोला जाता है कि सही चीज़ बताओ तो मान ही नहीं रहे ये लोग। क्यों? क्योंकि वो अंधभक्त है। भक्त क्या होता है? जब सही इन्फॉर्मेशन, भक्त तो वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, भक्त के लिए ठीक है। जब सही इन्फॉर्मेशन, सारा साइंटिफिक डेटा, सब कुछ दो, वो फिर भी ना माने, तो वो होता है अंधभक्त। तो उसको अंधभक्ति बोलते हैं। समझ में आया? तो नेगेटिव सेंस में क्या है अंधभक्ति, कि सब कुछ बता दो, सही चीज़ बता दो, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। कहेंगे हम मानेंगे ही नहीं, जो कर लो। भगवान ऊपर से नीचे उतर आए, चले आए, वो भी बोल दे भगवान है, उंगली पे उंगली उठा देंगे, शक है हमको तुम पर, साबित करो। तो बोलेंगे कि साबित कैसे करें? तो इंसान बोलेगा गायब होकर दिखाइए, फिर कभी मत आइए। वो गायब हो जाएंगे, फिर कभी आएंगे ही नहीं। तो वो भी जाके बोलेंगे भगवान ऊपर की किनको बना दिया। तो अब कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में अफेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अफेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अफेक्टिव फंक्शन बहुत आसान है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा एटीट्यूड हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है और उनसे जुड़ा होता है, हमारे इमोशंस उनको व्यक्त करता है और उनसे जुड़ा होता है, तो उससे कहते हैं अफेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मतलब कि हम किसी चीज़ को पसंद या नापसंद करते हैं तो उसका आधार केवल सोच, थॉट नहीं, बल्कि फीलिंग्स भी होती हैं, ठीक है। केवल सोच लिया, केवल दिमाग के स्तर पे फैसला लिया नहीं, भावनाओं से भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यही बोल रहा है अफेक्टिव फंक्शन जो है, जो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में अफेक्टिव फंक्शन इसी को कहते हैं कि केवल सोच से नहीं, अपनी भावनाओं से भी कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। तो यही एटीट्यूड का अफेक्टिव हिस्सा है, भावनात्मक हिस्सा। अफेक्टिव मतलब भावनात्मक हिस्सा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। इसमें भावनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि सैन्य बलों के प्रति भावना है, ठीक है। क्या होता है कि 2024 में जब भारत ने सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक की, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा मैं अपने देश के सैनिक पर गर्व करता हूँ, जिन्होंने हमारे जवानों की जान ली है, उन्हें सबक मिल गया। ऐसे डायलॉग सुनने को मिले होंगे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो हमें अपने सैन्य पे बहुत ज़्यादा ही गर्व है और जो है हमें बदला मिल गया, ठीक है। तो जो ये गर्व था, गर्व ये एक भावना है, ठीक है।
तो प्राइड जैसे भावना, एंगर, क्रोध, देशभक्ति, ये सारी चीज़ें, ये सब लोगों के एटीट्यूड का अफेक्टिव फंक्शन दिखाते हैं। गर्व करना, गुस्सा करना, देशभक्ति है, देशभक्त हैं हम, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हमें गर्व है आप पे, ये जो जैसे शब्द है ना, तो ये जो है लोगों के एटीट्यूड का अफेक्टिव फंक्शन यानी भावनात्मक हिस्सा है। समझ में आया? आसानी से पिक्चर क्लियर होगा दिमाग में। तो उनकी सोच से ज़्यादा भावनाएं बोल रही थी यहाँ पे, है ना। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है तो लोग कह रहे हैं हमें गर्व है, हमें गर्व है, एकदम जी तोड़ फाड़ दिए, एकदम चीर दिए, ये सब भाव, इस तरीके के भावनात्मक भाषाएं आ रही थी, वाक्य आ रहे थे, वक्तव्य लोग दे रहे थे। तो क्या करें, तो उसमें बस लोग क्या सोच रहे थे, क्या नहीं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। तो ये सोच से ज़्यादा भावनाएं बोल रही थी। तो उनका रवैया केवल तथ्यों पर नहीं था, भावनाओं पर भी टिका हुआ था। केवल डेटा आधारित नहीं था, भावनाएं भी आ रही थी अंदर से बाहर। समझ में आया? तो प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, डर हो गया, ये गर्व हो गया, ये सब अफेक्टिव फंक्शन होते हैं। जब भी ऐसे कोई बोलते हुए सुनाई दे जाए ना कि हमें गर्व है, हमें गुस्सा आ रहा है, तो मतलब वो सोच नहीं रहा है उस वक्त, वो डेटा नहीं देख रहा है, वो कुछ सोच नहीं रहा है, बस वो कह रहा है कि गुस्सा आ रहा है। तो उसके एटीट्यूड का अफेक्टिव फंक्शन काम कर रहा है। वाह बेटा क्या कमाल कर दिया तुमने, तो मेरी नाक ऊंची कर दी, तुम्हारे कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, ठीक है। तो इस तरीके की जब भाषाएं सुनने को मिले तो उसके एटीट्यूड का किसी व्यक्ति के जो है अफेक्टिव फंक्शन काम कर रहा होता है, ठीक है। उस वक्त वो कुछ सोच नहीं रहा होता, ये हमेशा याद रखिएगा कि वो इस वक्त सोचने पे जोर नहीं दे रहा है, केवल अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। जब भी ऐसे कोई बोले तो भावुक हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जब हमारा एटीट्यूड किसी विषय के प्रति हमारे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है तो उसका अफेक्टिव फंक्शन होता है। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना। अफेक्टिव फंक्शन मतलब भावनात्मक हिस्सा है, भावनात्मक कार्य है उसका। आपने किसी को देखा दूर से, ठीक है, यहाँ खड़े हैं ब्रेंच पे बैठे हुए हैं, दाना वो होता है ना, वो शाम के टाइम लोग जाते हैं टहलने के लिए, निकले बाहर, बादाम फोड़ रहे हैं, और बहुत दोस्त को बोले तुम भी लो, तुम भी लो, नमक लो, नमक लो, नमक लो, तो वो भी फोड़ता है, तो बादाम गिना जाता है, दो लास्ट में 4-5 बादाम बचते हैं, तो कहते हैं फिर इसमें बंटवारा होता है कि 2 बादाम तुम्हारा, 2 बादाम हमारा। लास्ट में 1 बादाम बचता है, उसको फोड़ के आधा आधा करते हैं, मतलब 2.5 बादाम सबको मिलता है। फिर वो जब आखिरी बादाम ख़त्म होता है तो फिर गर्दन कहीं किसी एंगल में घूम जाता है, किसी दोनों का, तो फिर किसी से नज़रें मिल जाती है, तो मन में लड्डू फूटा टाइप का कुछ हो जाता है, ठीक है। तो खुशी होती है कि अरे यार आज दिन बन गया, ठीक है। वो क्या व्यक्त कर रहा है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, ठीक है। यही है जो है अफेक्टिव फंक्शन उसके दिमाग का। समझ में आया? तो अब अफेक्टिव फंक्शन के अंदर, अफेक्टिव फंक्शन के ही अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमने क्या पढ़ा, एटीट्यूड ऑफ फंक्शन के सब पार्ट के अंदर क्या था, अफेक्टिव फंक्शन। अब अफेक्टिव फंक्शन के भी अंदर सब पार्ट है सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन। अब समझना है कि सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई इंसान अपने एटीट्यूड को अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी मैं कौन हूँ यानी मैं कौन हूँ को दिखाने, मैं कौन हूँ इसको दिखाने के लिए किसी चीज़ के प्रति अपना भावनात्मक जुड़ाव यानी इमोशंस दिखाता है, तो उसे कहते हैं सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो दिमाग का बत्ती एकदम ऐसे टिम टाम करके चलने लगेगा, ठीक है। मतलब कि हमारा एटीट्यूड हमें यह बताने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमें क्या पसंद है और हमारी पहचान कैसी है, ठीक है। अब एग्जांपल लेंगे, बुद्धि दिमाग का जो है खोल लेंगे। मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा पहनने वाला कपड़ा। जब कोई लड़का जो है हमेशा खादी कुर्ता पहनता है, मान लीजिए कोई लड़का है, आपके स्कूल कॉलेज में होते ही ऐसे पीस टाइप के लोग, एक दिखाने की कोशिश करते हैं कि खादी कुर्ता पहनता है, और इससे वो जताने की कोशिश करता है, खादी पहनता है, 4 बार ऐसे ऐसे आपके सामने घूम घूम के ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, तो जताएगा कि देखो हम कितना सिंप्लिसिटी में रहते हैं, हम कितना गांधीवादी सोच में विश्वास करते हैं, ठीक है।
वो दिखाने की कोशिश करता है कि देखो हम गांधीवादी, हम कितने सिंपल लड़के, हम खादी पहनते हैं, ठीक है। वो एक्टिंग कर रहा होता है बेसिकली। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके के जो लोग करते हैं ना, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं देखो कितना सिंपल हूँ, देखना गंदा कितना गांधीवादी सोच का हूँ। तो यही होता है सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन, कि अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। हो सकता है कि वो सिंपल हो, गांधीवादी हो, तो कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो दिखाएगा, किसी चीज़ से जोड़ लेगा, अपनी भावनाओं को किसी चीज़ से जोड़ेगा। जैसे कपड़ा, वो सिंपल है, वो गांधीवादी सोच का है, तो गांधीवादी टोपी ले लेगा, सफ़ेद कपड़ा पहन लेगा, खादी, ठीक है, और चलेगा, और गांधीवादी बात करेगा। तो क्या होगा, तो दिखेगा सोच, उसकी सोच जो है, उसकी जो भावनाएं हैं उनके कपड़ों से, उसके बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट करेंगी। तो लोग कहेंगे हाँ हाँ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और गांधीवादी है, गांधीवादी है, ठीक है। तो यही है सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जांपल, कि मान लीजिए कोई लड़की जो है हमेशा फिल्मी स्टाइल में ड्रेस पहनती है, फिल्मी स्टाइल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो मॉडर्न फैमिली और जो है मॉडर्न और फिल्मी कल्चर को पसंद करती है, वो एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को कि मॉडर्न है, वो फिल्मी कल्चर को जो है पसंद करती है। वो दिखाने के लिए वो ऐसा अपने भावनाओं को किसी चीज़ यानी कपड़ों से जोड़ के रिफ्लेक्ट करती है अपने आप को, ठीक है। तो ये उनके एटीट्यूड के, तो ये जो है उनके एटीट्यूड के ज़रिए उनकी आइडेंटिटी और उनके सोच यानी माइंडसेट को दिखाता है। सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन यही है, मतलब कि अपनी भावनाओं को किसी चीज़ से जोड़ के अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, मतलब अपनी आइडेंटिटी बनाना। कोई गांधीवादी सोच का है तो क्या करेगा, खद्दर पहनेगा, गांधी टोपी लगाएगा, वैसे भी बात करेगा, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो लोग कहेंगे कि नहीं बहुत ज़्यादा सिंपल है, गांधीवादी विचार का है, बहुत ही शांत है, ठीक है। यही है सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन। अब इसको हटा देते हैं, ये समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब थोड़ा कॉमेडी स्टाइल में आप समझिए इस बात को। क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, स्कूल कॉलेज में आपके होंगे, कि उनको भ्रम हो जाता है ये कि जो है हम जो है बहुत ही सिंपल रहेंगे, खादी कपड़ा पहनेंगे, गांधी टोपी पहनेंगे, तो कोई जो है हमको पसंद कर लेगा। मान लीजिए कोई मेल है तो फीमेल को रख लीजिए, कोई फीमेल है तो कोई मेल को रख लीजिए, ठीक है। तो वो पहन के निकलता है कपड़ा। मान लीजिए हमारे लोग के केस में लड़का है, पहन के किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो हम कितना गांधीवादी विचारधारा के हैं, बहुत सिंपल है, हम खद्दर पहनते हैं। तो फिर क्या होता है, वो जाता है, लोग भी कहते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल है। होता क्या है कि लोग उसको भैया बुलाने लगते हैं, ठीक है। पूरा जो है उसका पूरा जो है कॉलेज उसको भैया भैया, मतलब वो कॉलेज में जगत भैया हो चुका होता है। तो जो वो सोच के पहन के निकला था उसका उल्टा पड़ गया। तो अब वो दोहरी मार्ग झेल रहा है, एक तो भैया बन चुका है सब जगह, दूसरा अब वो टोपी और खद्दर निकाला तो गालियाँ पड़ेंगी अलग से, क्योंकि उसने अपनी पहचान ओढ़ ली थी कि वो गांधीवादी विचारधारा का है, ठीक है। तो अब वो अगर वो जगत भैया हो चुका है, गांधीवादी विचारधारा का हो गया है, तो वो द्वंद्व में हो चुका है एकदम पूरी तरीके से, कि ना तो वो कह सकते हैं ना कि हाथ आया लेकिन मुंह को न लगा वाली हालत हो जाती है, ठीक है। तो इसको बताने का मतलब ये था कि महानता नहीं ओढ़नी चाहिए किसी को, ठीक है। जैसे हो, नॉर्मल हो, वैसे दिखाओ, एक्टिंग मत करो, नहीं एक्टिंग करोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो जो है वो तो उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जो नहीं होते वो दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, तो परेशान रहते हैं। डाइकोटमी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, दिमाग में द्वंद्व बना रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, छोड़िए ये मजाक हटाते हैं। दूसरा जो पॉलिटिकल व्यू, मान लीजिए अगर कोई बार बार कहे कि उसे डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी लगती है, ठीक है। नहीं, लोग होते हैं डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे बार बार बोलते रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें ज़रूरी भी लगता है, ये बोलते हैं। तो क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब है कि वो अपनी पहचान को लिबरल सोच वाले व्यक्ति की तरह दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि देखो हम बहुत लिबरल हैं, हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं, ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ये सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन है, ये सारी चीज़ें वो दिखा रहे हैं अपने आप को, देखो हम बहुत लिबरल सोच वाले हैं, ठीक है। एक सरल कहानी लेंगे, कहानी की तरह समझ लेंगे, और
सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन को, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं हम अफेक्टिव फंक्शन में सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है राहुल, आपका एक दोस्त है राहुल। राहुल हमेशा पर्यावरण की बचाने की बात करता है कि पर्यावरण बचाना चाहिए, साइकिल से कॉलेज आता है और सोशल मीडिया पर पेड़ लगाने की फ़ोटो लगाता है। साइकिल से आ रहा है, पेड़ लगाने की फ़ोटो लगा रहा है और लोगों से बात कर रहा है पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है। तो राहुल का यह एटीट्यूड सिर्फ कॉग्निटिव या काम यानी यूटिलिटेरियन नहीं है, केवल कॉग्निटिव नहीं है, बल्कि वो दूसरों को बताना चाहता है कि मैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हूँ। यही उसका सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन है, समझ में। यही उसका सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंसान हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उसकी बातें करता हूँ, मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं कार्बन एमिशन नहीं करता हूँ, मैं पेड़ लगाता हूँ, उसके साथ फ़ोटो भी लगाता हूँ ताकि सब लोग अवेयर हों कि ये सारी चीज़ें लगाओ। तो ये उसका सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन है। समझ में आ गया कि सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या होता है? सिंपल, ख़त्म। अब अफेक्टिव फंक्शन के ही अंदर अभी हम पढ़ रहे थे सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन, उसी के अंदर अफेक्टिव फंक्शन के अंदर, अब अफेक्टिव फंक्शन के अंदर दूसरा वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन तो समझ गए, अब सेल्फ की जगह वैल्यू। अब वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस करें हम अपने? सेल्फ को तो एक्सप्रेस कर दिया कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, हम पॉलिटिकल जो है हम बहुत लिबरल हैं, लेकिन अब आपकी जो वैल्यूज़ हैं जैसे ईमानदारी, इंटीग्रिटी, वो कैसे बाहर आएगी, वो कैसे एक्सप्रेस होगा? अब आ रहा है, समझिए कि क्या होता है। पहले ये तो जब हमारा एटीट्यूड यानी रवैया हमारे मूल्य प्रणाली वैल्यू सिस्टम यानी नैतिकता और जीवन दर्शन को दिखाता है, तब उसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन फिलॉसफी ऑफ लाइफ को दिखाता है, तो उसे वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन कहते हैं। मतलब क्या है इसका? बड़ा भारी वर्ड बोल दिया। इसका मतलब है कि व्यक्ति का रवैया सिर्फ उसकी पहचान यानी आइडेंटिटी ही नहीं होती है, बल्कि उसके गहरे विश्वास यानी बिलीव और आदर्श आइडियल्स को भी व्यक्त करता है। केवल जो आइडेंटिटी दिखा रहा था ना, से अपने आप के सेल्फ को दिखा रहा था, देखो हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, केवल उतना ही नहीं है, बल्कि उसके गहरे विश्वास यानी बिलीव और आइडियल्स को भी व्यक्त करता है। वही होता है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक एग्जाम्पल लेंगे तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी। सेंटर प्रेस का के आसान भाषा में सेल्फ, एक लाइन बोल देता हूँ तुलना करके, सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन और वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन में सवाल ये होता है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, ठीक है। और वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन में क्या होता है, कौन सा सवाल आता है कि मैं किन मूल्यों और सिद्धांतों पर चलता हूँ। दिमाग की बत्ती जली। सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या है, क्या सवाल कर रहा है? मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, ठीक है। तो इसका मैं कौन हूँ का जवाब तो मिलेगा कि मैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मतलब हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, पर्यावरणविद हूँ, ठीक है, इसका जवाब मिलेगा। लेकिन जब वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन होगा तो सवाल ये होगा कि मैं किन मूल्यों और किन सिद्धांतों पर चलता हूँ। तब जवाब आएगा कि मैं ईमानदार हूँ, मतलब ईमानदारी की वैल्यू सिस्टम को मानता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, ये जवाब मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, गांधी जी का रवैया सिर्फ उनकी पहचान नहीं थी, उनका एटीट्यूड जो है उनकी केवल पहचान नहीं थी, बल्कि उनके जीवन मूल्य यानी वैल्यूज और जीवन मूल्य और सत्य को व्यक्त करता था, उनके वैल्यूज को एक्सप्रेस करता था। वो गाना भी बजता था, उस कंधे पे ऐसे डेग लेके चलते थे, रघुपति राघव राजा राम, ऐसा, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। तो उनका हर कार्य बताता था कि वो हिंसा के बजाय शांति और नैतिकता में विश्वास रखते थे। समझ में आया? शांति, नैतिकता, इसमें विश्वास करते थे। तो ये क्या है, उनको वैल्यूज को एक्सप्रेस करता है। गांधी जी का नाम लेते ही एकदम पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू को एक्सप्रेस करने वाले व्यक्ति थे पूरी की तरीके से, मतलब सत्य बोलते थे, अहिंसा पे विश्वास करते थे। तो क्या है, ये सारे वैल्यूज है। इसको एक्सप्रेस कैसे किया था इन्होंने? बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, नमक आंदोलन, सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्या था? उनके अहिंसा को के वैल्यूज को एक्सप्रेस करने का तरीका ही तो था ये। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी वो समझ रहे होंगे। अब सोशल जस्टिस वाला जो एक एग्जांपल ले लेते हैं,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन को ही पढ़ रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो एटीट्यूड था वो जाति भेद और असमानता के खिलाफ था, और उनके जो है वैल्यूज रिफ्लेक्ट भी करते थे। क्यों, कैसे? उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, मंदिर में प्रवेश करो आंदोलन। तो यह उनकी सोच नहीं बल्कि उनके जीवन मूल्य समानता और न्याय को व्यक्त भी करता था। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी वो हिस्ट्री के एग्जाम्पल कोट कर देंगे, समझ में आ जाएगा कि वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या है। लेकिन यहाँ समझ में आ गया होगा कि केवल आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही है, केवल सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन की बात नहीं हो रही, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन की भी बात हो रही है। ठीक है, अछूत कहने वाली जातियों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था। ठीक है, तो ये उनके जो है जो ये असमानता में ये जो समानता में विश्वास करते थे, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ये उनके वैल्यूज़ कि वो समानता में विश्वास करते थे, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। जहाँ असमानता देख रहे हैं सबको समान करने के लिए, और उनकी देन है कि आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 और संविधान में दिखता है, फंडामेंटल राइट देख लीजिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन और सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन। अब वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन हो गया, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में बिहेवियरल फंक्शन। बिहेवियरल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में बिहेवियरल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, पढ़ा हुआ है पहले, बिहेवियरिज्म पढ़ा है, व्यवहारवाद, लेकिन इस थोड़ा सा बस उसी को एक्सपेंड करेगा। मतलब ये है कि जब हमारा एटीट्यूड हमारे व्यवहार को गाइड करता है, मतलब हमारा एटीट्यूड हमारे व्यवहार यानी हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, यानी हम किस चीज़ का समर्थन करें, किसका विरोध करें, किस दिशा में काम करें, यह एटीट्यूड तय करता है। तो उसे कहते हैं बिहेवियरल फंक्शन। मतलब हमारा एटीट्यूड तय कर रहा है कि हम कैसा व्यवहार करेंगे, हम किसका विरोध करेंगे, किसका समर्थन करेंगे, हम किस दिशा में काम करेंगे। जब ये सब एटीट्यूड तय करता है ना, तो उसको कहते हैं बिहेवियरल फंक्शन। जब हमारा एटीट्यूड मान लीजिए होता है कि पर्यावरण के प्रति हमारा प्रेम है, हमारा एटीट्यूड ऐसा बना हुआ कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, लेकिन जब हम काम करने जाते हैं तो वो ऐसा ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को तय कर रहा है। हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है तो हम साइकिल चला रहे हैं, तो हमारा व्यवहार क्या है, हम साइकिल चलाने लगे, तो एक्टिविटी कर रहे हैं ना साइकिल चलाने वाला। तो क्या हो रहा है, हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को तय कर रहा है। और अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, समझ लेंगे इसको, समझ में तो आ ही गया होगा। उदाहरण, अगर किसी छात्र का एटीट्यूड है कि वो पर्यावरण की रक्षा जरूरी है, सिंपल एग्जाम्पल है, पर्यावरण की रक्षा जरूरी है, तो वो क्या करेगा, वो प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देगा, पेड़ लगाएगा, पर्यावरण की रैली में हिस्सा लेगा। मतलब उसका एटीट्यूड जो है उसके बिहेवियर को दिशा दे रहा है। समझ में आ गया? आपका एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर बना हुआ है पहले से, अब वो एटीट्यूड आपको पुश कर रहा है बिहेव करने के लिए कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रखते हो तो तुम्हारा बिहेवियर ये होना चाहिए, चलो चलो चलो, पीछे से पोक करेगा तो आपको। समझ में? आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं तो आप पेड़ लगाइए, आप प्लास्टिक का उपयोग बंद करिए, आप पर्यावरण की रैलियाँ होती है उसमें हिस्सा लीजिए, बोलिए। तो ये बिहेवियर को पुश कर रहा है एटीट्यूड। समझ में आ गया? ये हो गया, ये हो गया। अब हमको पढ़ना डिसफंक्शन ऑफ एटीट्यूड। अभी तो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड पढ़ रहे थे, अब डिसफंक्शन ऑफ एटीट्यूड पढ़ना है कि मतलब एटीट्यूड के क्या नुकसान है। मतलब होता है कभी कभी कि एटीट्यूड हमेशा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, दोनों साइड देखना पड़ेगा कि नुकसान क्या है इसके। भाई नुकसान भी है, इसको पहले समझ लीजिए कि डिसफंक्शन ऑफ एटीट्यूड किस दिशा में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब है कि जब एटीट्यूड हमारी सोच, व्यवहार और फैसलों में गलत असर डाल दे, तो या हमें नई बातें समझने से रोके, तो उसे डिसफंक्शन ऑफ एटीट्यूड कहेंगे। समझ में? यानी एटीट्यूड कभी कभी हमारे लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है, ये संभावना इसमें बनी रहती है। हो सकता है ना कि आप जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जड़ता,
रिजिड होते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि एटीट्यूड इतना सख्त हो जाता है किसी का, किसी का एटीट्यूड इतना सख्त, मतलब किसी चीज़ को लेके उनका एटीट्यूड एकदम सख्त हो जाता है कि व्यक्ति नई जानकारी या सही बात सुनने को तैयार नहीं रहता, वो पुराने विचारों को ही पर अड़ा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 का जब वैक्सीन बना था तो ऐसी अफवाह उड़ा दी गई थी कि आप जो है, बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी, उसमें से एक और है, एक है कि आप कोविड वैक्सीन लेंगे तो आप जो है नपुंसक हो जाएंगे, ऐसी अफवाह उड़ी थी। या आप वैक्सीन ले लेंगे तो आप जो जीवन भर आपको लकवा मार जाएगा, ऐसी अफवाहें उड़ रही थी। तो लोगों का क्या हो गया कि कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ इतना सख्त हो गए वो लोग कि रिजिड हो गए कि वो लोग जो है वैज्ञानिक जानकारी, लोग डॉक्टर आके बता रहे नहीं भाई सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये अफवाह है, इसको मत मानो, हम जो कह रहे हैं वो मानो, वो मान ही नहीं रहे। इतनी उन्होंने वैक्सीन भी नहीं लिया, इतना रिजिडनेस, ये एटीट्यूड डेवलप हो गया उनका इस वैक्सीन के प्रति कि लेंगे ही नहीं। बहुत सारे पॉलिटिशियन भी जो है अपना पॉलिटिक्स खेल रहे थे इस समय भी, तो अपने में लगे थे इस सब चीज़ों को लेके, तो उसका भी असर इम्पैक्ट पड़ गया लोगों पे। ठीक है, तो यही कि किसी वैज्ञानिक जानकारी को भी नकारने लगे एकदम पूरी तरीके से। ये वही वाली चीज़ है, बात हो गई कि कॉग्निटिव फंक्शन का जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था ना, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, वो उसका नेगेटिव सेंस यहाँ पे ले लिया गया है, उसी का नेगेटिव पार्ट है ये, ऐसा मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, दूसरा एक पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइज, मतलब कि अगर प्रिजुडाइज मतलब एटीट्यूड अगर नकारात्मक हो और बिना वजह किसी के खिलाफ हो, एटीट्यूड नेगेटिव हो और बिना किसी वजह के हो किसी के खिलाफ, तो वह पूर्वाग्रह कहलाता है। इससे गलत फहमियाँ और असामाजिक या अनसोशल एक्टिविटी या अनसोशल बिहेवियर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ जातिगत या धार्मिक समूहों के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड के कारण सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं। होता है ना, जैसे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा, मेन जो लोग करवा रहे हैं वो पूरी तरीके से मान तो नहीं रहे, लेकिन मुंह पे तो नहीं बोल रहे हैं, मुंह पे बोलेगा भी कौन, लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पूर्वाग्रह है ये उसी का एग्जाम्पल है। हिंदू का मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू, क्रिश्चियन का जो है मुसलमान और हिंदू, और इस तरीके से एक दूसरे के प्रति जो है गलत फहमियाँ पाल देना और उनके खिलाफ अपना जो है एक एटीट्यूड डेवलप करना कि ये तो ऐसे ही होते हैं, और एक गलत व्यवहार करना, मारना पीटना, हत्या कर देना। ठीक है, असामाजिक व्यवहार। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोधाभास। इसको समझेंगे कि जब एक ही व्यक्ति के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी और एटीट्यूड होते हैं, तो वो मानसिक तनाव में रहता है। कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड का मतलब क्या? एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल से समझेंगे कि कुछ लोगों का पर्यावरण के प्रति जो है सकारात्मक एटीट्यूड होता है, लेकिन फिर भी वो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ये हुआ ना कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है लेकिन प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ये तो दोनों विरोधाभासी हो गया। तो ये एटीट्यूड कॉन्फ्लिक्टेड है, क्यों? जो उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, ये कॉन्फ्लिक्टेड एटीट्यूड हो गया। एक तरफ अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को बहुत मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो यही होता है कॉन्फ्लिक्टेड एटीट्यूड। ठीक है, या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड जो उन्होंने बोला, वो उनको हमेशा तनाव में रखता है, मानसिक तनाव, या कैसे होगा, कैसे चेंज। चौथा, रेजिस्टेंस टू चेंज यानी परिवर्तन का विरोध करने वाले लोग, ये डिसफंक्शन ऑफ एटीट्यूड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन का विरोध करते हैं, मतलब होता है कि अगर एटीट्यूड जो है अगर बहुत सख्त हो तो व्यक्ति नए बदलाव को स्वीकार नहीं करता, जिससे प्रगति रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाता है। मान लीजिए ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का बन जाए जो परिवर्तन को स्वीकार ही न करे, देश आगे बढ़ेगा या फिर वहीं पे रुक जाएगा, या फिर उससे भी बुरा स्थिति कर देगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ईरान का अयतुल्ला खमेनी का। अच्छा खासा प्रगति करता हुआ देश, उसको इतना बेकार कर दिया, उतना भद्दा कर दिया उस देश को आके, उसको क्यों?
कि वो परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। वो परिवर्तन मतलब किस तरह के परिवर्तन, मतलब मॉडर्निटी नहीं होनी चाहिए, लड़कियां मॉडर्न नहीं होनी चाहिए, लड़कियां जो बुरखे के अंदर रहनी चाहिए, तो पूरा तरीके से रहे तो पूरा एकदम मतलब अपने आप को बुरखे के अंदर ढाक के रखे। जो पुरुष है वो पूरा अपना सलवार पूरा एकदम लंबा लंबा पहन के घूमे। आज़ादी नहीं है, जो बोल दिया वही पहनो। तो एक ईरान का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये कि परिवर्तन का विरोध किया उन्होंने और पूरा गड्ढे में लेके चले गए वापस। आप उसका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 1956 या 55 का आप उसका इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो अमेरिका है। उस तरीके का मॉडर्निटी थी वहाँ पे, थोड़ा लोग खुले विचारों के थे। लेकिन जैसे एक मूर्ख नेता आता है देश के अंदर तो कैसे पूरा का पूरा देश की धज्जियाँ उड़ती हैं, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब देखिएगा उसका एग्जाम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अयतुल्ला खमैनी कौन थे क्या कौन था। मूर्ख आदमी था, मूर्ख आदमी है। एग्जाम्पल ये परिवर्तन का विरोध करने वाले रजिस्ट ऑफ टू चेंज, कि कुछ लोग तकनीक के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं जिसके कारण डिजिटल एजुकेशन पीछे हो जाता है। कुछ व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये देश के नेता भी हो सकते हैं, देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है इस तरीके के जो तकनीक का विरोध करे, जो देश को चलाए। देश का राष्ट्रपति भी ऐसा हो सकता है। अगर देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर ऐसा हो गया तो देश का बेड़ा गर्क। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे एक व्यक्ति जो है तकनीक का विरोध करे तो उसका बेड़ा गर्क उसी का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो, दोनों स्तर पे ज़्यादा बेहतर है। तकनीक नई आए उसको अपनाइए, देखिए, चलाइए, सीखिए, बिना किसी चीज़ को यूज़ किए, बिना कहते हैं ना कि बिना किताब को पढ़े हुए उसको केवल कवर देख के जो है जज नहीं कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही बातें हैं। तो ये क्या होता है कि यह एक डिसफंक्शन समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। इस तरीके का डिसफंक्शन समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। डिसफंक्शन ऑफ एटीट्यूड में क्या क्या था हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, रिजिड पढ़ा, प्रिजुडाइज पढ़ा, रजिस्ट और चेंज पढ़ा। अब पांचवा है स्टीरियोटाइप, जो स्थायी धारणाएं बना के बैठे हुए रहते हैं कि एटीट्यूड के कारण। इसका मतलब ये होता है कि एटीट्यूड के कारण लोग बिना पूरी जानकारी के किसी समूह या व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, बिना पूरी जानकारी के। एग्जाम्पल लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल से बात समझ में आती है कि मान लीजिए एक महिला या किसी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति गलत स्टीरियोटाइप समाज में फैल जाए या फैला हुआ है। होता है ना कि महिलाएं ऐसी होती हैं, अल्पसंख्यक समाज ऐसा होता है, ये तो होते ही ऐसे हैं। अधूरी जानकारी है इनके पास, पूरी जानकारी नहीं है। उड़ती जानकारी आप कहते पकड़ लिया, उसी पे अधारणाएं बना के चल पड़े। तो क्या होता है कि यह जो है डिसफंक्शनल ऑफ एटीट्यूड समाज में समानता और न्याय को रोक देगा, इक्वालिटी और जस्टिस को बहुत नुकसान पहुंचा देगा ये इस तरीके का स्टीरियोटाइप। तो जानकारी आप पूरी रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, तथ्यों के साथ रखेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, एक समझदार, एक रैशनल माइंड के होंगे, तो ये जो डिसफंक्शन, ये स्टीरियोटाइप लोगों से बच पाएंगे। और स्टीरियोटाइप का माइंड सेट भी आप चेंज कर पाएंगे। जो उनका माइंड सेट होता है ना कि अधूरी जानकारी, तो उनको बता पाएंगे कि देखो तुम्हारे पास जानकारी जो है अधूरी है, पूरी जानकारी रखो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, अभी एक मूवी आई थी द बंगाल फाइल्स, मूवी आई है। बंगाल में दिखाया गया कि कैसे जो है एक समुदाय को मारा काटा गया। ठीक है, अब इसे देख के एक समुदाय भड़क सकता है कि यार हमारे समुदाय के खिलाफ इतना अत्याचार हुआ था, हमें कुछ करना चाहिए। तो ये फिल्म जो है अधूरी है। ये फिल्म ने केवल एक पक्ष दिखाया है, पूरा नहीं दिखाया। तो बंगाल फाइल जो है एक अधूरी जानकारी थी। बंगाल में दंगे हुए, उसके बाद बिहार में दंगे उसी के आधार पर बिहार में दंगे स्टार्ट हो गए, बिहार के बाद संयुक्त प्रांत में दंगे हो गए, फिर संयुक्त प्रांत से वो दंगा फैलते फैलते पंजाब तक पहुंच गया। ठीक है, तो एक समुदाय के खिलाफ जो है केवल दंगा नहीं हुआ था, हिंसा नहीं हुआ था, दोनों समुदाय के खिलाफ हुआ था। बंगाल में क्या हुआ था कि हिंदुओं के खिलाफ ज़्यादा दंगा हो गया, तो हिंदुओं को लगा कि हम बहुत ज़्यादा दंगा हो गया है हमारे खिलाफ, हमें तो बदला लेना चाहिए। ठीक, अभी जो फिल्म आई है बंगाल फाइल्स की बात कर रहा हूँ, उसमें एक पक्ष दिखाया गया, पूरी कहानी नहीं बताई गई।
अगर पूरी कहानी बताती वो फिल्म तो वो भी बताती कि बंगाल में दंगा हुआ, लेकिन उसके बाद ही बिहार में दंगा स्टार्ट हो गया जहाँ पे मुसलमानों को बहुत मारा गया। फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत में यानी आज का उत्तर प्रदेश, वहाँ पे दंगे स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद वो दंगा भड़कते भड़कते पंजाब में गया, जो वहाँ पे बहुत भयानक भीषण दंगा हुआ। अगर आपको पूरी कहानी अगर इसको जाननी हो, दिमाग को अगर पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी फर्स्ट चैप्टर ही पढ़िए, उसमें सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आ जाएगा कि पिक्चर जो बंगाल फाइल बनी है ये किस टाइप की स्टीरियोटाइप को लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, कि अधूरी जानकारी डाल रहा है दिमाग में कि एक समुदाय पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। ऐसा हुआ नहीं था, केवल एक समुदाय हुआ था, एक समुदाय पर नहीं, दोनों समुदाय पर हुआ था। और दोनों क्या, 3 समुदाय पर हुआ था, सिखों के खिलाफ भी हो गया था। बस वही बढ़ते बढ़ते ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है ये। ऐसे फिल्म जब आती है ना तो उसके तथ्यों को पूरा जानने की ज़रूरत होती है। और इसके जो डायरेक्टर है बैठ के अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे लोगों के सामने कि देखो देखो ये तो तथ्य है, ये तो तथ्य बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने आधे तथ्यों को दिखाया, मतलब एक स्टीरियोटाइप माइंड में फैलाने की कोशिश करी लोगों के दिमाग में। समझ में आया? किताब पढ़ेंगे आपको, अब जो किताब बताई है इंडिया आफ्टर गांधी उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल ये अधूरी जानकारी, सच में ये फिल्म अधूरी थी, पूरी जानकारी नहीं दी गई, एक स्टीरियोटाइप फैलाने की बात करी गई, स्टीरियोटाइप फैलाने की कोशिश किया गया, मिस इन्फॉर्मेशन या डिसफंक्शन एटीट्यूड बनाने की कोशिश किया गया लोगों का। वो किताब पढ़ेंगे आपको पूरी पिक्चर, उसमें खालिस्तान मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ है, खालिस्तान का मामला क्या है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा उसी फर्स्ट चैप्टर में। पहले चैप्टर का नाम ही है कि और भाग है, और उसके बाद चैप्टर बटे हुए। भाग का नाम है और कारवा बनता गया, पहला चैप्टर। फिर चैप्टर आता है कि गांधी जी की हत्या और भारत की आज़ादी, पहला चैप्टर। बस वही एक चैप्टर आप पढ़ लेंगे, आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था एग्जाम्पल, द बंगाल फाइल्स, स्टीरियोटाइप फैलाने की कोशिश। समझ में आया? तो जब एटीट्यूड हमारी सोच, समझ या व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हमें या समाज को नुकसान पहुंचाता है तो उसे डिसफंक्शनल एटीट्यूड बोलते हैं। ये डेवलप होता है लोगों के मन में। ठीक है, ये हो गया, इतना ही पढ़ना था डिसफंक्शनल एटीट्यूड में। पढ़ेंगे तो समझेंगे, जानेंगे कि क्या आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। बस सोर्स पता होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स आपके पास होना चाहिए, और ऐसे इतनी गहनता से पढ़ना होगा ताकि आपके दिमाग को, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। ये बनाने वाले बैठे हुए हैं। अब हमें पढ़ना है सिचुएशनल कॉन्स्ट्रेंट और एटीट्यूड बिहेवियर के रिलेशन का असर। ठीक है, कि सिचुएशनल कॉन्स्ट्रेंट, और कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है प्रतिबंध। सिचुएशनल कॉन्स्ट्रेंट और एटीट्यूड बिहेवियर के रिलेशन पर उसका असर। अब ये समझना है कि सिचुएशनल कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, पहले तो यही समझ लेना है कि क्या है। इसका मतलब ये है कि वो परिस्थितियां या हालात होते हैं, ये सिचुएशनल कॉन्स्ट्रेंट वो परिस्थितियां या हालात होते हैं जो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच के संबंध को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कभी कभी हमारा मन यानी एटीट्यूड तो कुछ कहता है, लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम वैसा व्यवहार नहीं कर पाते। हो सकता है एग्जाम्पल के लिए, हाँ, आप सोचते हैं कि एटीट्यूड की आप सोचते हैं आपका एटीट्यूड है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। आपका एटीट्यूड ऐसा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करो, ठीक है। लेकिन जब कोई बड़ी भीड़ भाड़ वाला रास्ता या जाम हो तो आप नियम तोड़ देते हैं। ये आपका बिहेवियर है। बहुत भीड़ है, बहुत जाम है, सब एक दूसरे इधर उधर करके निकल रहे हैं, ट्रैफिक नियम माना ही पालन कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, सब धक्का धुक्की करके निकल रहे हैं, तो क्या होता है आपका बिहेवियर होता है धक्का मार के आप भी निकल जाते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे परिस्थिति काम कर रही है। यहाँ सिचुएशन क्या है, भीड़ है, जाम है, तो आपका एटीट्यूड जो है और बिहेवियर के बीच एक फ़र्क डाल दिया कि आपका तो एटीट्यूड ये था कि नियम ट्रैफिक को पालन करना, लेकिन आपने बिहेव ऐसा किया नहीं, आपने धक्का मार के चला गया। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी थी। अगर आप वहीं खड़े रहेंगे तो पीछे वाला धक्का मार के आपको कुचल देगा, तो आप जो मजबूरी में आगे बढ़ गए। चलो दूसरा एग्जाम्पल, अमेरिका में बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वस्थ खाना खाना ज़रूरी है, स्वस्थ खाना, हेल्दी खाना, वी हैव टू ईट। होता क्या है, पर जब वे व्यस्त रहते हैं तो ज़्यादातर फास्ट फूड का सेवन करते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशनल कॉन्स्ट्रेंट क्या है
व्यस्तता, समय की कमी, तो उनके बिहेवियर को प्रभावित किया। ठीक है, सिचुएशन, परिस्थिति मतलब सिचुएशनल कॉन्स्टेंट का मतलब है कि आपकी परिस्थिति की वजह से जैसा आपका एटीट्यूड है, आपके वैसा आपका बिहेव न कर पाए, प्रतिबंध लगा दे उस पर। परिस्थिति प्रतिबंध लगा दे, सिचुएशनल कॉन्स्टेंट, परिस्थिति प्रतिबंध, यानी परिस्थिति प्रतिबंध लगा दे आपके एटीट्यूड पे, उस तरीके बिहेव न करने के लिए। आप ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले बहुत ज़्यादा, आपका एटीट्यूड वैसा है, लेकिन इतनी भीड़ जाम है कि आपको पीछे से अगर आप आगे नहीं बढ़े तो आपको धक्का मार के कुचल देंगे लोग, तो इसलिए आप आगे बढ़ गए। तो क्या हुआ यहाँ पे, परिस्थिति क्या है, भीड़ है, जाम है, अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। तो आपका बिहेवियर क्या हुआ, अभी तो नियम तोड़ के निकल गए, समझ में आया? तो क्या हुआ यहाँ पे, परिस्थिति प्रतिबंध लगा दी, तो वो आपका एटीट्यूड और आपके बिहेवियर के बीच जो है आके खड़ा हो गया कि निकलो, आप वैसा बिहेव नहीं कर पाए। यही है सिचुएशनल कॉन्स्टेंट, सिचुएशनल कॉन्स्टेंट और एटीट्यूड बिहेवियर के रिलेशन का प्रभाव। समझ में आ गया? आसान भाषा में, आसानी समझ में आ गया होगा। तो ये जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा हुआ है कि स्वस्थ खाना चाहना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, फिट रहना चाहिए, तो क्यों नहीं हो पा रहा है ये ऐसा एटीट्यूड है वहाँ का, तो एटीट्यूड बिहेवियर में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम कम है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। तो क्या कर रहे हैं लोग, फास्ट फूड खा खा के निकल जा रहे हैं। दिल्ली में जाएंगे आप, दिल्ली में, भारत में दिल्ली में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितना लाइफ फास्ट है। दौड़ के निकलेंगे तो आप घर पे खाना नहीं बनाएंगे, सुबह उठते ही तुरंत पोहा रोड पे बनाया, पोहा हुआ खा के निकल लिए। हेल्दी खाना चाहिए सबको पता है, लेकिन टाइम नहीं है लोगों के पास, टाइम की कमी है। तो यही यहाँ पे सिचुएशनल कॉन्स्टेंट क्या है, टाइम की कमी है, व्यस्तता है। समझ में आया? अब ये हो गया, समझ में आया? अब सिचुएशनल कॉन्स्टेंट में वैल्यू सिस्टम का एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशन पर प्रभाव। ठीक है, एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशन पर प्रभाव और वैल्यू सिस्टम का समझेंगे है क्या। पहले तो वैल्यू सिस्टम सबको पता है कि वैल्यू सिस्टम हमारे मूल्यों का समूह है जो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर को निर्देशित करता है, एटीट्यूड और बिहेवियर को निर्देशित करता है। पर जब परिस्थिति हमारे मूल्यों से टकराती है तो बिहेवियर में फर्क आ सकता है। जब परिस्थिति मूल्यों से टकरा जाए, वैल्यूज से टकरा जाए, तो हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे वैल्यूज से ही हमारे एटीट्यूड डेवलप होंगे उस तरीके का। जब एटीट्यूड उस तरीके के डेवलप होंगे तो फिर एटीट्यूड और बिहेवियर में अंतर आने लगेगा, परिस्थिति वाला, फिर वहीं पे आ जाएंगे हम। एग्जाम्पल, वैल्यू सिस्टम क्या है, एक कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये वैल्यू सिस्टम है, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ठीक है। अब एटीट्यूड क्या है, तुम हमेशा जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति भेदभाव के खिलाफ हो, ये वैल्यू सिस्टम है कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। और तुम्हारा एटीट्यूड भी वैसा बना हुआ है कि जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ है हम। ये एटीट्यूड हो गया, दोनों ठीक चल रहा है अभी तक, वैल्यू सिस्टम ठीक, एटीट्यूड ठीक। अब सिचुएशन आ रही है। सिचुएशन क्या है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी इंटर कास्ट मैरिज में हो रही है और पूरा समाज अपोज कर रहा है। इंटर कास्ट मैरिज हो रही है, सिचुएशन ये है कि इंटर कास्ट मैरिज हो रही है, ठीक है, और वहाँ का पूरा समाज जो है, सोसाइटी कह रही है नहीं होना चाहिए। इंटर कास्ट मैरिज हुआ तो जान दे देंगे या तो जान ले लेंगे, बड़ी मामला। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट क्या है, प्रतिबंध क्या है, परिवार और समाज का दबाव है। समझ में आया? आपका एटीट्यूड तो है कि इंटर कास्ट जो है मैरिज को सपोर्ट करे, आपका एटीट्यूड है, क्योंकि आप जाति भेदभाव के खिलाफ हैं, जाति व पात में आप मानते नहीं हैं, और आपको आपका वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि सबको बराबरी का हक मिले। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि इंटर कास्ट मैरिज तो हो रही है, लेकिन पूरा समाज, 2 लोग एक तरफ और 1000 लोग एक तरफ हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड कह रहा है कि सपोर्ट तो करना चाहिए। लेकिन आपका बिहेवियर क्या होगा वहाँ, उस सिचुएशन में बिहेवियर क्या होगा, खुलकर साथ नहीं दे पाएंगे आप एक शब्द बोलेगा ना, पीछे से हथियार, कुल्हाड़ी, बंदूक, गोली बारूद सब चलना शुरू हो जाएगा। आपको जान की भी फिक्र है अपनी, तो फिर क्या होगा, खुलकर साथ नहीं दे पाते हैं। तो सिर्फ जो है मन ही मन सपोर्ट करते हैं। मन में होता है ना कि बहुत सामने 100-200 लोग खड़े हैं जान से आपको मारने के लिए, और आपको उकसा रहे हैं कि बोल क्या कर लेगा तू, बोल क्या, आप मन ही मन बोल रहे हैं कि जान ले लेंगे तुम्हारा, जोड़ेंगे नहीं तुमको,
लेकिन खोल कर नहीं बोल रहे हैं, जानते हैं कि खोल कर बोलेंगे तो वो आपको खोल के रख देंगे। समझ में आया? बस वैसा ही मामला यहाँ पे है कि बिहेवियर जो है उस तरीके का कर नहीं पा रहे हैं, खोल कर सपोर्ट नहीं दे रहे, साथ मन ही मन सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे कि हमारी जो सोच है, मतलब हमारी एटीट्यूड वैल्यू सिस्टम से जुड़ी रहती है, लेकिन हालात यानी सिचुएशन बिहेवियर को बदल सकते हैं। ये देखा आपने सिचुएशन कैसा था, किसी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, लोग अपोज कर रहे हैं, आपका जो एटीट्यूड ये है, वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, आपका एटीट्यूड भी वैसा है कि जाति भेदभाव नहीं मानेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी पड़ गई है कि आपका बिहेवियर बदल गया, अब सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे खुल के, क्योंकि खुल के सपोर्ट कर दिया तो आपको फाड़ दिया जाएगा कागज की तरह, क्यों जनता बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल था ये। अब एक और चीज़ ये हो गया, कैसे वैल्यू सिस्टम और एटीट्यूड और आपका बिहेवियर को नुकसान कैसे अलग अलग कर दिया, समझ में आया? आप सिचुएशनल कॉन्स्टेंट में सोशल प्रेशर का एटीट्यूड और बिहेवियर रिलेशन पर प्रभाव देखेंगे, मतलब एटीट्यूड का बिहेवियर पर क्या असर पड़ेगा जब सोशल प्रेशर आएगा, और सिचुएशन क्या होगी वही देखेंगे। तो सोशल प्रेशर क्या है? सोशल प्रेशर जो है बाहरी दबाव है, जो हमें अपने मन के विपरीत व्यवहार करने पर मजबूर कर सकते हैं, वही सोशल प्रेशर है। ठीक है, मतलब सोशल प्रेशर वो बाहरी दबाव है जो हमें अपने मन के विपरीत व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है। मन कुछ और कर रहा है लेकिन व्यवहार हम किसी और तरीके से कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच के संबंध को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, आपका एटीट्यूड है कि इन्वायरमेंटल क्लीन, मतलब पर्यावरण क्लीन रहे, साफ रहे, प्लास्टिक वेस्ट ना हो, प्लास्टिक वेस्ट लोग ना फेंके, ये आपका एटीट्यूड है। सोशल प्रेशर क्या है? सब लोग पब्लिक में प्लास्टिक फेंक रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, किसे फर्क पड़ता है? ठीक है, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, ठीक है, और सब लोग जो है कूड़ा जहाँ मन कर रहा है वहाँ फेंक रहे हैं, लेकिन आप जाके डस्टबिन पे 4 दिन फेंक रहे हैं, ठीक, 4 दिन फेंका, फिर लोग आपका भी एटीट्यूड आपको देख के, मतलब सोशल प्रेशर मन में बाहरी दबाव बना कि सब लोग ऐसे ही फेंक रहे थे, हम कहाँ जा रहे हैं उतना पैदल चल के उतना दूर, फेंक दो वहीं पे। तो क्या होगा रिजल्ट? आप जो है मन ही मन सोचते हैं कि गलत है, लेकिन बिहेवियर में आप भी वही करने लगेंगे एक समय के बाद। वही बात हो गई कि संगति से गुण आवत है और संगति से गुण, मतलब संगत पड़ गया। आप इतने, मतलब 100 लोग कूड़ा जहाँ मन कहाँ फेंक रहे हैं, एक आदमी जो है कूड़ेदान में फेंक रहा है, 4 दिन फेंका, 5वें दिन वो भी बालकनी से बाहर निकला, उड़ा के प्लास्टिक फेंक दे रहा है जहाँ मन का, जिसके सिर पे गिरे हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है इसका, इन सब का, इसका कि सोशल प्रेशर एटीट्यूड को नहीं बदलता, लेकिन बिहेवियर को बदल सकता है। सोशल प्रेशर क्या है? आपके एटीट्यूड को तो नहीं बदलेगा कि इन्वायरमेंटल क्लीन नहीं होना चाहिए, वो तो अगर बोम्बार्डमेंट मन कहेगा क्लीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, लेकिन बिहेवियर वैसा कर रहे हैं क्या? आप हमेशा कहेंगे कि देखो 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 हम कितने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, हमारे जितना भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ही नहीं, लेकिन जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के लोग, सभी लोग कचरा नचा नचा के, घुमा घुमा के, उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं। आपको भी लगता है कि हम भी आज गांगुली बनी जाते हैं, फेंकने लगे, तो क्या हो गया? आपका एटीट्यूड तो वही है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, लेकिन बिहेवियर 2 कौड़ी का है। आप मतलब 2 कौड़ी का बिहेवियर सीख लिया ना लोगों से, तो मन कुछ और कह रहा था लेकिन बिहेवियर कुछ और हो गया। यही है सिचुएशनल कॉन्स्टेंट में सोशल प्रेशर का एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशन पर प्रभाव। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए तो इतना ही है, केवल आज के लिए इतना ही। वो लिंक, जो PDF का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नंबर मिलेगा, मन करे तो फ़ोन करिए, मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गीता IAS।